तो हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल में जिसका नाम है डीएससी क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस, जिसका चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, आशा है आपको समझ आएगा। तो ये चैप्टर पूरा हिंदी मीडियम में है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे हमसे तो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलके एक दूसरे में यानी कि H2 प्लस O2 ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? H2O। देखिए, आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है एक प्रकार का गैस होता है और ऑक्सीजन भी, लेकिन ये जब बनाते हैं अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वो कौन से फॉर्म में रहता है? वो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जैसा कि आप समझ गए हैं, इसका मतलब आपको पता चल ही गया होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो नए पदार्थ होते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो बनते हैं वो उनके गुण बहुत ही अलग होते हैं। और दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभी हमने देखा तो हमने क्या समझा कि O2 जो थे और H2 ये क्या थे? अभिकारक थे, अभिकारक। उसके बाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, जैसे कि हमने O2 प्लस H2 को जब हमने जोड़ा तो क्या बना? H2O। तो H2 हमारा यानी वाटर यानी जल जो हुआ हमारा उत्पाद हुआ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब हमारे भौतिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको आपने भी बहुत बार गौर किया होगा और आप इनमें से बहुत सारे करते भी हो। जैसे कि भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, ये बहुत ही धीरे प्रक्रम होता है लोहे पर जंग लगना, और मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हम कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसका पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन और चौथा गैस में परिवर्तन। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नया जो उत्पाद बनता है उसकी या फिर अवस्था में परिवर्तन होगी, यानी कि वो सॉलिड होगा तो लिक्विड हो जाएगा। रंग में परिवर्तन होगी, जैसे कि वो लाल होगा तो काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा और भी रंग। तापमान में परिवर्तन, यानी कि वो चीज़ ठंडी होगी तो गर्म हो जाएगी, तापमान कम रहेगा या फिर अधिक हो जाएगा। गैस का उत्सर्जन, यानी कि मान लो अगर दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ को बनाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है वो गैस का उत्सर्जन भी कर सकती है ऐसे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो देखिए शब्द समीकरण, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अभिकारक है ये। देखिए जिंक को हमने जोड़ा किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड से। तो ये एरो का मतलब होता है कि ये उत्पाद इस प्रकार बनेगा। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। तो उसके बाद अभिकारक से उत्पाद बनने पे क्या होता है कि LHF और RHF, आपने क्लास 8th और 9th में पढ़ा ही होगा कि LHF और RHF का क्या मतलब होता है। यानी कि LHF यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अब रासायनिक समीकरण, जिंक प्लस H2 प्लस SO4, ये LHF है तो ये बराबर क्या हुआ? Zn, जिंक SO4 प्लस H2। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए इसे भी पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा जल है, तो जल को हम क्या लिखते हैं, H2। तो हम इसमें H2 ही लिखेंगे, H2O जल के लिए। और उसके बाद हम जो पदार्थ लेंगे, जैसे कि हमने जल को लिया तो हम उसकी फॉर्म भी लिखेंगे। जल किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L यानी लिक्विड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ हैं ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा अभी कि हमने जब H2 और O2 को जोड़ा तो यहाँ पे एरो दिया जा रहा था, तो इस एरो के ऊपर ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी कि जो द्रव्यमान होता है ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे की लाइन में देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी जो अभिकारक होते हैं, और उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे है चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, चरण 1, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। यानी कि संतुलित करते टाइम बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा चरण है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। यानी कि अब हमें परमाणुओं की संख्या नोट करनी है। यानी कि कितने, Fe कितना है, H2 है, Fe 3 है, ऐसे। अब देखिए, तत्व Fe, H और O। यहाँ पे देखिए अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर हाइड्रोजन में 2 है, हाइड्रोजन के टुकड़े, तो हमने 2 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन का 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए, ये LH साइड का है, LHS साइड का। अब RH साइड में भी हम देख लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है, यानी उत्पाद। तो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, Fe हमारा 2 है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 रहेगा, तो आप यहाँ पे 2 ही मान लें। उसके बाद O3, तो यहाँ पे O3 रहेगा और H2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से पेज पे गलती हो गई है, तो इसको आप ना ध्यान दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चरण 3, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गणांक लगाकर संतुलित कीजिए। इस प्रकार हमने संतुलित कर दिया है। Fe+4
इस 4 का मतलब ये है कि 4 का गुणा इस सभी से हो रहा है। अब देखिए एरो के इस साइड। उसके बाद चरण 4, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। यानी कि हमें चरण 3 में जो देखा उस तरह से हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के बाद सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। यानी कि हमें देखना है कि सभी तत्वों यानी कि जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या के दोनों ओर समान है, परमाणु संख्या दोनों ओर समान है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ओर अब समान है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चरण पे। तो यहाँ पे देखिए चरण 5, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। यानी कि अगर हमारा ठोस रहेगा तो हमें S लिखेंगे, द्रव रहेगा तो L लिखेंगे, और गैसीय अवस्था रहेगी तो हम उसे G लिखेंगे। और जलीय विलयन यानी कि जो जल में बना विलयन होता है, मतलब कि कोई विलयन ऐसा है जो जल में बना हुआ है, तो उसे हम एक क्यू से लिखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3Fe क्या है, सॉलिड है, इसीलिए हमने इस पर S लिखा है। उसके बाद 4H2O क्या है, गैस है, तो हमने गैस लिखा है। फिर इक्वल के साइड बनने पर हमें प्रोडक्ट मिलता है Fe2O3, और इसको हमने क्या लिखा है, S, यानी कि ये क्या है, सॉलिड। उसके बाद प्लस 4H2 और ये ब्रैकेट में हमने लिखा है G, क्योंकि ये गैस है। ठीक है। अब चरण 6 में देखते हैं कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये एक तरह का अभिक्रिया का प्रकार है, तो आइए इसे भी समझते हैं। सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि ये पार्ट बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें हमारे साथ। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि हमारा A है, A प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं, C। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि H2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बनाते हैं, H2O, यानी कि जल बनाते हैं। हाइड्रोजन एक अभिकारक है और O2 भी एक अभिकारक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा जल बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। उदाहरण, कोयले का दहन, C यानी कार्बन, C के आगे ब्रैकेट में S इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सॉलिड है। उसके बाद O2 के आगे G इसलिए लिखा है क्योंकि ये गैस है। तो क्या मिलके बनाते हैं, CO2। उसके बाद जल का निर्माण, जो कि अभी हमने सीखा है, 2H2G प्लस O2, जो G है यानी गैस, तो ये क्या बनाते हैं, H2O, यानी कि L हमने इसके सामने क्यों लिखा है, क्योंकि ये L यानी लिक्विड। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। CaO प्लस H2O, ये क्या बनाते हैं मिलके, यानी बिना बुझा हुआ चूना और H2O जल मिलके क्या बनाते हैं, CaOH2AQ। यानी कि ये देखिए AQ हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जलीय विलयन है, अभी मैंने आपको बताया था। तो जलीय विलयन को हमेशा हम AQ से दर्शाएंगे, AQ, जिसे कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको नाम में दिख रहा होगा ऊष्मा यानी क्या होती है, गर्मी। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। यानी कि देखिए पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी उत्सर्जन क्या होता है। तो अब देखते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी CH4, इसके आगे G का साइन यानी गैस, प्लस O2 भी एक गैस है। और उसके बाद ये क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है हमारा CO2 प्लस 2H2O,
प्लस ऊष्मा। देखिए आपको ऊष्मा लास्ट में दिख रही है, ऊष्मा यानी उत्सर्जित होना, यानी कि गर्मी, हीट, HEAT। इसको सरलतम भाषा में गर्मी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका साइन कुछ इस प्रकार होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा यानी हीट, हमारी हीट भी उत्सर्जित यानी बन रही है, यानी कि जब हमारा एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके साथ हीट बन रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉर्मली हम उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, आपको नाम से ही पता चला होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा। तो देखते हैं एक बार इसे भी, CH6, C6H12 और O6, ये AQ है, यानी कि जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए +6O2 और ये G यानी गैस के फॉर्म में है। उसके बाद ये प्रोडक्ट में क्या बनाता है, 6CO2 जो कि एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है। उसके बाद +6H2O और साथ में ऊष्मा यानी हमारी गर्मी यानी कि हीट को भी। सॉरी पर भैया को एक्वा सॉल्यूशन बोलना नहीं आता, ओके। तो ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आप सोच रहे हैं अब वियोजन अभिक्रिया क्या है, अभी हमने वियोजन पढ़ा। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके बहुत सारे प्रकार हैं, तो आइए वो भी स्टार्ट करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहले ही हम ये देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, यानी कोई अभिकारक है वो टूट जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो देखिए ये पहला हो गया, यानी कि A जो है हमारा A अभिकारक है वो B में टूट जाता है, यानी कि A अभिकारक टूटने पर BC बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम H2O। H2O किस में टूट जाएगा, किस उत्पाद में टूट जाएगा, देखिए H2 और O2 में टूट जाएगा। इसका एक बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि रासायन अभिक्रिया एवं समीकरण। ऊष्मा द्वारा जो वियोजन होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण है 2FeSO4, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये चेंज हो, यहाँ पे देखिए आपको ऊष्मा दिख रहा होगा। उसके बाद Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में प्लस SO2 गैस फॉर्म में प्लस SO3 ये भी गैस फॉर्म में। फेरस सल्फेट, हिंदी में भी देख लेते हैं, फेरस सल्फेट। उसके बाद यहाँ पे एरो फेरिक ऑक्साइड, भूरा लाल रंग, इसका रंग हरा रंग होता है, इसका भूरा। हमने ये भी पढ़ा था कि रंग भी परिवर्तन होते हैं जब उत्पाद हमारा बनता है, तो इसमें हम वो देख रहे हैं तो इससे वो भी प्रूव हो जाता है। उसके बाद इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, CaCO3 ये सॉलिड फॉर्म में है और ऊष्मा कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद ऊष्मा इसे जब मिलती है तो उसके बाद CaO प्लस CO2 में बन जाता है, यानी कि जब चूना पत्थर CaCO3 को हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर। उसके बाद CaO प्लस CO2 इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वैद्युत वियोजन। तो आपको कुछ लोगों को ये नहीं समझ आता ये वैद्युत होता क्या है। तो वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक यानी बिजली, यानी कि बिजली वियोजन। लेकिन ये साइंस की भाषा में हम इसे वैद्युत बोलते हैं या विद्युत, तो हम उसे वैद्युत या विद्युत ही बोलेंगे। तो देखिए विद्युत वियोजन,
विद्युत धारा प्रवाहित करके होने वाला वियोजन, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, जब जो वियोजन विद्युत धारा द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, परख नली है, ग्रेफाइट है, रॉड, उसके बाद प्लास्टिक मग, ये मग जो है प्लास्टिक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी है और पानी, और ये पानी दोबारा दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैथोड, एक रोड होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं, एनोड भी एक रोड है। उसके बाद स्विच, यहाँ पे हमारा स्विच है। उसके बाद 6V बैटरी है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। देखिए प्रकाशीय वियोजन से आपको साफ पता चल रहा होगा कि प्रकाशीय वियोजन होता क्या है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होने वाला वियोजन। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण हैं इसके कुछ। 2AgCl जो कि है सॉलिड फॉर्म में, सूर्य का प्रकाश जब इसे मिलता है तो ये 2Ag + Cl2 बनाता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं 2AgBr, सूर्य का प्रकाश जब इसे मिलता है तो 2Ag + Br2 बनाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत, आप सोच रहे होंगे श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती क्या है। आज से बहुत साल पहले जब हमारे वैज्ञानिकों ने कैमरे की खोज की थी तो क्या होता था, फ़ोटो जो थी ब्लैक एंड वाइट ली जाती थी, आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो उसी प्रकार से ये उसमें भी काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऊष्मा शोषी यानी कि अगर हमें किसी उत्पाद में से अभिकारक को अलग करना है और उसको अलग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा यानी कि हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। तो आगे के चैप्टर को हम पूरा करने के लिए आगे इस चैप्टर को और इजी तरीके से हम डेफिनेशन कर रहे हैं। तो आशा है आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। और इस चैप्टर के नोट्स और भी चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर पे आपको क्लास 10th की साइंस के सभी चैप्टर बहुत इजीली समझाए जाएंगे और उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, साथ में उनके नोट्स भी मिलेंगे और साथ में बहुत सारे आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। आशा है आपको समझ आया होगा और इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जाएं। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।